दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम देखेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा पार्लियामेंट के बारे में बताया हुआ है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि संसद में विशेषाधिकार क्या है। क्या ये ग्रुप में मिले हुए हैं, मतलब सामूहिक रूप से भी मिले हुए हैं और ये व्यक्तियों को भी मिले हुए हैं। तो संसद में कौन कौन से वो विशेषाधिकार हैं, मतलब उनका सीधा सा अर्थ है क्या वो ऐसे प्रावधान है और वो छूटे हैं जो व्यक्तियों को या सामूहिक रूप से दी गई हैं। संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों, मतलब जो समितियां हैं उनको भी और इनके जो सदस्य हैं उनको भी, दोनों को ही ये प्राप्त होते हैं। यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक है। देखिए, जब तक कोई स्वतंत्रता या जब तक काम करने के लिए फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक संसदीय समितियां हों या फिर इनके सदस्य हों काम नहीं कर पाएंगे। इन अधिकारों के बिना सदन ना तो अपनी स्वायत्तता, महानता और सम्मान को संभाल सकता है। जब तक एक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जिसमें काम करने वाले लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर सके, उसी को कहते हैं सही तरीके से लोकतंत्र चल रहा है। तो हमने, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर जो संसद में चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका क्या होता है कि उनके पास अधिकार होने चाहिए, उनको स्वायत्तता मिली होनी चाहिए ताकि वो अपने सम्मान को और अपने स्वतंत्रता से उन कार्यों का निर्वहन कर सके और ना ही अपने सदस्यों को किसी भी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर संसद ये सारे काम नहीं कर पाएगी। संविधान ने संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के सदनों या इसकी किसी भी समिति में बोलते हैं या हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग केवल समिति के सदस्य हैं या फिर जो हाउस के सदस्य हैं उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त हैं, उन लोगों को भी अधिकार प्राप्त हैं जो समिति में हिस्सा लेते हैं या फिर बोलते हैं। यहाँ स्पष्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि ये जो संसदीय अधिकार है ये राष्ट्रपति के लिए नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, जो कि बताया जा रहा है कि संसद का अंतरिम भाग भी होता है। संसद किन किन से मिलकर बनी होती है, हम जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वर्गीकरण देख लेते हैं, वर्गीकरण में क्या क्या है। संसदीय विशेषाधिकार को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से दो भाग हैं? वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं तथा वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते हैं। देखिए, सामूहिक रूप से किसी समिति का अगर हिस्सा है या फिर किसी व्यक्तिगत रूप से वो कार्य कर रहे हैं, मंत्री हैं, तो उन सभी के लिए विशेषाधिकार को वर्गीकृत किया जा रहा है। अक्सर कर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं और यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा जानने योग्य चीज़ें हैं। जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पर इन चीज़ों को ज़रूर लिख लें। मेरा यकीन मानिए आपको एग्जाम में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी अगर आप इस तरीके से पढ़ के चलेंगे तो। और अगर आपने सिर्फ वीडियो देख लिया या सुन लिया, इससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। उतना ज़्यादा फ़ायदा एग्जाम में आप इससे नहीं ले पाएंगे। जितने ज़्यादा टॉपिक को मैंने, एक एक टॉपिक को पार्लियामेंट में मैंने बताया है कि क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर इतनी गहनता से आपने पॉलिटी पढ़ ली है तो पॉलिटी का आपका 100% ये है कि एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का आपसे नहीं छूटेगा। और अगर आपने ऐसे ही केवल पढ़ लिया है कि सिर्फ वीडियो देख लिया है, आपको स्किप कर करके आप देख रहे हैं, आप उसको समझने की अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं और आपने अगर कहीं पर नोट्स भी नहीं बनाए हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी फायदा होने वाला नहीं है। आप चाहे जितने भी क्वेश्चंस लगा लीजिए, लेकिन जब भी आपके सामने कोई, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कितने भी क्वेश्चन लगा लीजिए, आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पता है चीज़ें, जैसे आपको पूछा गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ज्वाइंट जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, अगर आपको नहीं पता है कि सभापति उसकी अध्यक्षता नहीं करता है तो आप पक्का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद घटना चक्र उठाइए या और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है उनको लगाइए। आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आराम से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा।
और अगर आपको अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो अगर देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब देखते हैं कि सामूहिक विशेषाधिकार क्या है। अभी तक हम बात कर रहे हैं, हमने कौन कौन से दो रूपों में देखा, एक तो देखा सामूहिक के रूप में और एक देखा व्यक्तिगत के रूप में। अब व्यक्तिगत और सामूहिक में देखते हैं कि सामूहिक विशेषाधिकार क्या है। सदन के दोनों सदनों को, संसद जो है उसके दोनों सदनों को संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न है। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित ना करने देने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होती है। ये कहा गया 1978 के जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि ठीक है आप प्रेस में इसको दिखा सकते हैं, लेकिन संसद की बिना अनुमति के ये काम नहीं होगा। जब संसद अनुमति दे देगी उससे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आप ये काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि गुप्त बैठक अगर हो रही होंगी तो उन मामले में ये चीज़ें लागू नहीं होती, वहाँ पर प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको रोका गया है। अब देखते हैं, वह अपनी कार्यवाहियों से अतिथियों को बाहर कर सकती है। अगर वो चाहे सदन की जो कार्यवाही चल रही है तो अतिथि जो आए हैं उनको बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक भी कर सकती है। अगर उस सदन को लग रहा है या लोकसभा अध्यक्ष को ये चीज़ लग रहा है कि कोई बैठक गुप्त रूप से होनी चाहिए, इसको हमें सार्वजनिक नहीं करना है, तो ऐसा काम वो कर सकती है। यह अपनी कार्यवाहियों के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु भी नियम बना सकती है। यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने हेतु करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास दंड दे सकती है। ये सब कौन कर सकता है? ये कर सकती है संसद। और सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी कर सकती है। अगर सदस्य हैं सदन के तो उन्हें बर्खास्त भी कर सकती है और उनको निकाल भी सकती है। इसे किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्ध कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। और यह जांच भी कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर पर रिकॉर्ड के लिए आदेश भी दे सकती है। न्यायालय सदन तथा या इसकी समिति की कार्यवाही के लिए जांच भी नहीं कर सकती। क्या है? न्यायालय जो है वो सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। मतलब न्यायालय ये काम नहीं करेगा। कौन करेगा? केवल और केवल संसद ही करेगी। सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। सदस्य बाहरी व्यक्ति हो या फिर कोई भी हो, इनको बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये बिना सदन उसकी कार्यवाही के या लोकसभा अध्यक्ष जो होगा उसके या जो पीठासीन अधिकारी है उसके अलावा ऐसा काम नहीं कर सकता उसकी अनुमति के बिना। व्यक्तिगत विशेषाधिकार में अब देखते हैं क्या है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व और बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जाएगा। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं है। दूसरे मामलों में मतलब ये नहीं है। उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कोई भी न्यायालय क्या होगा, यहाँ पर जो बात चल रही है उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्यवाही के नियम एवं स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। यहाँ पर न्यायालय की कोई भी बात नहीं की जाएगी। वे न्याय निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे से प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित करने के लिए भी मना कर सकते हैं। जो सदस्य हैं वो ऐसा काम भी कर सकते हैं। विशेषाधिकार का हनन एवं सदन की अवमानना से क्या मतलब है, इसको भी देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता में इसकी विशेषाधिकार या फिर अधिकारों और उन्मुक्तियों का अपमान या उन पर आक्रमण करता है तो इसे अपराध विशेषाधिकार हनन कहा जा सकता है। आप इसे सीधी भाषा में समझिए, जब कोई व्यक्ति या फिर कोई समूह या फिर प्राधिकारी किसी भी संयुक्त व्यक्ति या अपनी अधिक क्षमता का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति का अगर अपमान करता है या उनके
उन पर किसी बात का आक्रमण करता है तो क्या है, उनके विशेषाधिकारों का हनन इसे माना जाता है। यह सदन द्वारा दंडनीय भी होता है। किसी भी तरह का कृत्य चूक जो सदन इसके सदस्यों या अधिकारियों के कार्यों को संपादन में बाधा डाले, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन की मर्यादा, शक्ति तथा सम्मान के विपरीत परिणाम दे, इसे सदन की अवमानना माना जाएगा। मतलब सदन की कार्यवाही में सुचारू रूप से जो चलती है उसमें किसी भी तरीके की बाधा को अगर डाला जाएगा तो ये क्या माना जाएगा, ये सदन की अवमानना मानी जाएगी। यद्यपि दो व्यक्तियों विशेषाधिकारों का हनन और सदन की अवमानना को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि इनके अर्थ अलग अलग है। अगर बात करी जाए विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। देखते हैं क्या है। सामान्यतः विशेषाधिकार हनन सदन की अवमानना हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के विशेषाधिकारों का हनन किया जा रहा है तो यह सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार सदन की अवमानना में विशेषाधिकार हनन शामिल हो सकते हैं। अगर सदन की अवमानना हो रही है, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर किसी तरीके का आरोप लगा रहा है या कुछ कर रहा है, तो यह भी विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। तथापि सदन की अवमानना के अर्थ का व्यापक प्रभाव है। जो सदन की अवमानना है उसका अर्थ ज़्यादा बड़ा है। विशेषाधिकार हनन के बिना भी सदन की अवमानना हो सकती है। इसी प्रकार ऐसे कृत्य जो किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का हनन नहीं है परंतु वे सदन की मर्यादा और प्राधिकार की विरुद्ध सदन की अवमानना हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें, सदन में विधायी आदेश को ना मानना, जो भी विधायी आदेश दिया जा रहा है उसे ना मानना विशेषाधिकार का हनन नहीं है, परंतु सदन की अवमानना के लिए दंडित इसे किया जा सकता है। अब देखते हैं विशेषाधिकार जो है उनके स्रोत क्या है। मूल रूप से संविधान 105 अनुच्छेद जो है इसमें दो विशेषाधिकार बताए गए हैं। संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। अन्य विशेषाधिकारों के संदर्भ में ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इसकी समितियां तथा आरंभ तिथि 26 जनवरी 1950 से इसके सदस्यों की तरह ही समान है। जो विशेषाधिकार के स्रोत है हमने कहाँ से लिए हैं वो बताया जा रहा है कि जो स्रोत है वो आर्टिकल 105 में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं। जब तक कि संसद द्वारा घोषित ना हो, 1978 का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है कि संसद के दोनों सदनों के अन्य विशेषाधिकार इसकी समितियों और सदस्यों को आरंभ होने की तिथि, जो भी तिथि बताई गई है 26 जून 1979 से ही प्राप्त हो गए हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अन्य विशेषाधिकार के संदर्भ में सभी की स्थिति समान रहेगी। और दूसरे शब्दों में अगर देखते हैं तो संशोधन सिर्फ मौखिक रूप से संशोधित होगा। इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में बिना किसी परिवर्तन के लाया गया है। जैसा था वैसा ही इसे ले लिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि संसद ने अब तक विशेषाधिकार को संहिताबद्ध करने के संबंध में कोई विशेष विधि को नहीं बनाया है। वे 5 स्रोतों पर ही आधारित है। संवैधानिक उपबंध क्या क्या है, संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियां, दोनों सदनों के नियम और संसदीय परंपरा और है न्यायिक व्याख्या, इन्हीं पर आधारित है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि संसद के क्या क्या विशेषाधिकार हैं। जो लोग मुझसे PDF के लिए जुड़ना चाहते हैं वो PK एजुकेशन कोर्स से हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।